Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज हम एक अपना न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्क क्या है। वर्क तो हम रोज़ करते हैं, वर्क कोई होमवर्क वाला वर्क नहीं है, बल्कि जैसे आप सोच रहे हैं कि हम तो वर्क रोज़ करते हैं, घर में वर्क करते हैं, स्कूल में, खेलों में। लेकिन फ़िज़िक्स में स्टूडेंट्स वर्क का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बैग को उठाकर सीढ़ियों पर लेकर जा रहे हैं तो आपने फ़िज़िक्स वाला वर्क किया है। लेकिन अगर आप सिर्फ बैग को पकड़कर खड़े हैं तो फ़िज़िक्स कहती है नो वर्क इज़ डन। सो फ़िज़िक्स वाला वर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। इसी तरह आप देखते हैं कि जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आप इस तरह रोज़ देखते हैं कि साइकिल चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, लाइट जलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी वर्क को करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। इसी तरह आप देखें कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी बैटरी कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट है कि कितनी देर तक जो है एक बॉडी वर्क कर सकती है। यानी आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया तो कितनी देर तक जो है मोबाइल चल सकता है उस बैटरी के साथ, उसको हम कहते हैं पावर। इसी तरह तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये आपकी डेली लाइफ के साथ भी कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। देखिए कि आप अपने जिस्म को एनर्जी देने के लिए क्या यूज़ करते हैं। आप खाना खाते हैं, आप डिफरेंट कलर के डिशेस, फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर आप जब खाना खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, एनर्जी आपके जिस्म में आ जाती है, तो फिर आप वर्क करते हैं और फिर मशीन्स को यूज़ करके या आप रनिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप वर्क करते हैं। देन उसके बाद आपके अंदर कितनी देर तक वर्क को करने की सलाहियत मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं पावर। जब आपकी पावर ख़त्म हो जाती है तब आप दोबारा से एनर्जी को हासिल करते हैं और दोबारा से फिर वर्क करते हैं। सो ये चैप्टर जो है इसमें हम अपने डेली लाइफ की एग्जांपल्स को भी देखेंगे, उसको कवर करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमारी ज़िंदगी को फिज़िक्स चला रही है। इस तरह हम रियल लाइफ में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको ईजी कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको ऑब्जर्व करेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी और पावर क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन। Let's start students. Work and energy and important concepts in physics as well as in our everyday life. कह रहा है कि जो वर्क है यानी जो हम काम करते हैं और जो एनर्जी है ये फ़िज़िक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में भी। फ़िज़िक्स के अंदर कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर काम में ही शामिल होते हैं। इनमें जो दो ये काम है, वर्क है और एनर्जी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मीन कि जब कोई हरकत कर रहा हो, जब कोई कोशिश कर रहा हो कि कोई काम करने का, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं लाजमी उसके अंदर मौजूद होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात में भी ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वर्क और एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉमनली द वर्ड वर्क कवर्स ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वेदर मेंटल और फिजिकल। इसमें कह रहे हैं कि आम तौर पर जो वर्ड वर्क है यानी जो वर्क वाला लफ्ज़ है वो तमाम हर किस्म की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो मेंटल हो यानी दिमागी हो, जहनी हो, या वो फिज़िकल हो यानी जिस्मानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो हम इसको कहेंगे ये वर्क कर रहा है। इसी तरह जब आप कोई किताब पढ़े हों तो ये कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये मेंटल एक्टिविटी है, या आप कोई सोच रहे हों या आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हों। मतलब ये कि ये वर्क जो है ये सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी का नाम नहीं है बल्कि आपकी मेंटल एक्टिविटी का नाम भी है। इसलिए वर्क जो है ये तब भी हो रहा होता है जब फिज़िकल एक्टिविटी हो और तब भी हो रहा होता है जब मेंटल एक्टिविटी हो रही होती है। If a girl is studying or a man is standing with the load of bricks on his heads, we say that they are doing work. वही बात ऊपर वाली कि अगर कोई बच्ची पढ़ रही है तो ये उसका क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। और अगर एक आदमी है उसने अपने लोड ऑफ ब्रिक्स ऑन हिज हेड, अपनी सर के ऊपर ईंटों का वज़न उठा रखा है, तो हम इनको क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यानी ये मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल, ऊपर वाली लाइन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क हैज़ अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। कहते हैं फिजिक्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क की जो एक स्पेसिफिक जो डेफिनेशन वो होती है
फिजिक्स में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ वर्क का मतलब रोज़मर्रा वाला आम वाला वर्क नहीं है, बल्कि साइंस के अंदर हर चीज़ को प्रॉपर और स्पेसिफिक और प्रिसाइज वे में वो डिफाइन करते हैं। तो फिज़िक्स में वर्क का मतलब ये डेली और आम रूटीन में किए जाने वाला वर्क नहीं है, बल्कि फ़िज़िक्स ने इसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है। उसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आगे देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट थ्रू सम डिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ी सी उसने बताया है कि वर्क तब होता है फिजिक्स के अंदर जब कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है और वो जिस्म जिस पर फोर्स अमल करती है वो मूव करे थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर। यानी आप फोर्स लगा रहे हैं और कोई बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस को कवर करती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप दीवार को धक्का लगा रहे होते हैं लेकिन दीवार नहीं हिलती तो वो कोई भी वर्क नहीं होता। और जैसे आप इस बुक को थोड़ा सा हिलाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बुक थोड़ा सा हिलकर आगे हो जाती है, यानी इसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये फिजिक्स ये हो जाएगी, वर्क हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। सो आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ वर्क व्हेन वर्क इज डन बाय वन सिस्टम ऑन अनदर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सिस्टम। इसमें कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जी का तस्वुर है, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ऑफ वर्क, ये वर्क के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। व्हेन वर्क इज डन बाय वन सिस्टम और अनदर सिस्टम, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर काम कर रहा होता है तो एनर्जी दोनों के दरमियान ट्रांसफ़र हो रही होती है, मुंतकिल हो रही होती है। इसमें वो बेसिकली स्टूडेंट्स ये बता रहा है कि वर्क और एनर्जी जो है ये ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो असल में वो अपनी तवानाई को दूसरे को दे रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, और वर्क करने के पीछे मेरी जो है एनर्जी यूज़ हो रही है, यानी मैं बोल रही हूँ। लेकिन फ़िज़िक्स में ये वर्क नहीं होगा। फ़िज़िक्स में ये देखिए, जैसे मैंने इस बुक पे फोर्स लगाई और ये बुक थोड़ा सा हिल के आगे हुई, सो ये मैंने वर्क किया, यानी वर्क की डेफिनेशन क्या थी कि फ़ोर्स लगाने से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे तो वो क्या होगा, वर्क होगा। अब वर्क को करने के लिए मेरी एनर्जी लगी है, यानी मैंने अपनी हाथ से बुक को थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा आगे धकेला। सो यही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी वर्क होगा वहाँ पे एनर्जी का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ होगा, क्योंकि वर्क को करने के लिए एनर्जी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। एनर्जी के बगैर वर्क नहीं हो सकता। In this chapter, we will define work, energy and efficiency and show how they are related to another। कहता है कि इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे किस तरह से वर्क, एनर्जी और एफिशिएंसी किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है उनको, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह वो आपस में रिलेट करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना फर्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है वर्क। फोर्स एंड डिस्टेंस आर टू इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वर्क। कहता है कि जो वर्क है उसके दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, दो इम्पॉर्टेंट उसके फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक फोर्स होती है, एक डिस्टेंस होता है। ऊपर हमने देखा कि जब हम फोर्स लगाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव करके आगे या पीछे हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमने वर्क किया। यानी फोर्स और डिस्टेंस दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं कोई भी वर्क करने के लिए। When a constant force acting on a body moves it through some distance, we say that the force has done work। कहता है कि जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं किसी भी जिस्म के ऊपर तो वो थोड़ा सा बॉडी मूव कर जाती है, सम डिस्टेंस, यानी थोड़े से डिस्टेंस के साथ ये मूव कर जाती है, इसे हम कहते हैं ये फोर्स लगाया है। वही ऊपर वाली बात कि मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी चेयर को थोड़ा सा धक्का दिया है तो वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाती है, तब हम कहेंगे कि इसने वर्क किया है। लेकिन अगर कुर्सी जो चेयर है वो अपनी जगह पर फिक्स है, वो हिल जुल नहीं रही, तो हमने वर्क नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि आप जब भी फोर्स लगाएंगे तब वर्क हो जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाते रहते हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, हिलता जुलता नहीं है, कोई भी मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे हमारा वर्क नहीं होगा। क्योंकि वर्क के लिए दो शराइत लाजमी है, फोर्स भी लगनी चाहिए और डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो वर्क नहीं होगा।
वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वही बात ऊपर वाली कि वर्क को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रोडक्ट है, यानी इनका हासिल ज़रब है दो चीज़ों का। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स का, और डिस्टेंस का, ये क्या है? प्रोडक्ट है। एक चीज़ कभी भी नहीं आएगी, दोनों चीज़ से साथ साथ आएगी। प्रोडक्ट इनका आएगा तो फिर हमारे पास वर्क बनेगा, एक चीज़ कभी भी नहीं आएगी। कहता है कि आपने फोर्स लगाई है और बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो आपने वर्क किया है। स्टूडेंट्स नीचे देखिए, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है। कह रहा है कि कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लेइंग ऑन अ टेबल। कहता है कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एक टेबल के ऊपर। इफ़ यू एक्सर्ट अ फोर्स, अगर आप यहाँ पे फोर्स दिखाएंगे ऑन द ब्लॉक टू मूव इट टू अ डिस्टेंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये फोर्स लग रही है उस पर और जो ब्लॉक है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है आगे को। सो ये एस यानी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन द वर्क डब्ल्यू डन बाय द फोर्स। कहता है कि अगर ये डायरेक्शन, अगर ये जो डायरेक्शन को कवर करेगा, मूव करेगा और फोर्स भी लगेगी इस पर, तो फिर इसका जो वर्क है वो क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि इसका जो वर्क होगा फिर वो ये होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। आगे देखिए, कहता है कि इस इक्वेशन से इट कैन बी कंक्लूडेड, ये नतीजा निकाला जा सकता है दैट इफ सम फोर्स, अगर कुछ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर लग रही है, उस पर एक्ट कर रही है, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी कवर नहीं कर रही, देन नो वर्क इज डन। वही बात जो हमने ऊपर की है कि फोर्स भी लगना लाजमी है और बॉडी का मूव करना भी लाजमी है। अगर फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी मूव ना करे तो वर्क इज़ नो डन, यानी वर्क कोई भी डन नहीं होगा, हम वर्क को ज़ीरो कहेंगे। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल अ मैन इज पुशिंग, एक जो आदमी है वो पुश कर रहा है, धकेल रहा है, हार्ड अ वाल, एक दीवार को, जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है। बट द वाल रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स प्लेस, लेकिन दीवार हिल जुल नहीं रही अपनी जगह से, क्योंकि दीवार को हिलाना या दीवार को मूव करवाना ये तो इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन ही नहीं है। सो ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी ज़ाया करना और किसी ऐसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश करना जो कि हिल जुल नहीं सकती, ये तो एक अहमकों वाली बात हो गई ना। इसीलिए इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर आप फोर्स लगाते रहेंगे किसी सख्त वाल पर तो अपनी जगह से हिले जुलेगी नहीं। इन दिस केस द मैन इज डूइंग नो वर्क, इस केस में आदमी ने कोई वर्क नहीं किया, चाहे वो सारा दिन फोर्स लगाता रहेगा, अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देगा, दीवार अपनी जगह से हिले जुलेगी नहीं। सो अगर कोई भी मूवमेंट या कोई भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर नहीं की तो वर्क इज़ नो डन, क्योंकि हमने देखा ऊपर के वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना लाजमी है। डिस्टेंस भी बॉडी को कवर करना चाहिए अगर हम वर्क हासिल करना चाह रहे हैं। सो कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, इसलिए एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, और डब्ल्यू यानी कि कोई भी वर्क नहीं हुआ और इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। आगे कहता है कि सिमिलरली इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। कहता है कि अगर यहाँ पे ऊपर उसने बताया कि अगर बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तो फोर्स हमारे जो वर्क हमारे पास होगा वो ज़ीरो होगा। नीचे वो कह रहा है कि अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही और बॉडी जो है मूव करती जा रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, फिर भी वर्क ज़ीरो होगा। ऊपर देखा कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो वर्क ज़ीरो होगा, नीचे देखा कि अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो फिर भी वर्क ज़ीरो होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद ये है कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो पहले से मूव कर रही है, यानी आपने उसको मूव नहीं करवाया, वो पहले से मूवमेंट उसकी जारी है, और अगर आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई, वो अपनी स्पीड पे चलती जा रही है, तो आपने कोई वर्क नहीं किया। अगर आप उस पे बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की स्पीड तेज़ होगी या कम होगी, तो फिर आपका वर्क कहलाएगा। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी मूव नहीं करेगी। सो हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने फोर्स नहीं लगाई। फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एस इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, what will the work done when a force is acting on a body making an angle theta with the direction of motion। यहाँ पे बेसिकली उसने एक क्वेश्चन राइज किया है। वो क्वेश्चन ये राइज करना चाह रहा है कि अगर कोई फोर्स जो है, व्हेन अ फोर्स, यानी कि अगर कोई फोर्स मूव एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, मेकिंग एन एंगल थीटा, किसी एंगल पर वो एक्ट कर रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन मोशन में, तो फिर वर्क डन कितना होगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रही है।
यहाँ पे एंगल पे लग रही है। कहता है कि हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि वर्क हमारे पास एक सीधी-सीधी पोज़ीशन में ही रहे। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो फ़ोर्स होती है वो हमारे पास किसी डायरेक्शन में लग रही होती है, किसी ज़ाविये पर लग रही होती है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पूरी फ़ोर्स काम नहीं करेगी, यानी कि पूरी उस पे फ़ोर्स नहीं लगेगी, बल्कि सिर्फ़ उसका जो कंपोनेंट है वो लगेगा। आगे देखिए, इन दिस केस, इस केस में यानी जब जो फ़ोर्स है वो किसी एंगल पर लग रही हो, ऐसी केस में क्या होगा, वर्क इज़ डन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कह रहा है कि ऐसे केस में क्या होगा कि जो वर्क है सिर्फ उसी फोर्स के उस हिस्से की वजह से होगा जो मूवमेंट की डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखिए, फिगर में देखिए कि यही हिसाब निकालें कि ये एक डिब्बा पड़ा हुआ है, एक बच्चा उसे यहाँ उसने रस्सी बांधी है और उसको यहाँ से खींच के लेके जा रहा है, यानी एक एंगल के जरिए खींच के लेके जा रहा है। और जो डिब्बा है वो जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरह सीधा एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस ये होता है और एक्स एक्सिस ये होता है। अब जो ये ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स यहाँ पे लग रही है ये इस डायरेक्शन में। अब अगर हम देखिए कि अगर हम इसके कंपोनेंट्स को ड्रा करें तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट तो इसका ये होगा, ये वाला, और वाई एक्सिस कंपोनेंट इसका ये होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स के हमने सिर्फ वो कंपोनेंट इसके अंदर ऐड करना है, या हमने वही सिर्फ उसी को ही मार्क करना है कि जो डायरेक्शन की सिमत में होगा, यानी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस कंपोनेंट को लेना है, एक्स कंपोनेंट को लेना है, वाई कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमारे वर्क के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं डाल रहा, कोई भी ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को ही हम देखेंगे। और हमने देखा कि एक्स कंपोनेंट का एफ का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। सो हम इसी को ही इंक्लूड करेंगे, इस वजह से यहाँ पे एफ कॉस थीटा लिखा हुआ है। रिजॉल्विंग द फोर्स एफ इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कहता है कि इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, जैसे हमने किया कि ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। वी हैव द कंपोनेंट एफ कॉस थीटा दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहता है कि हमने देखा कि एफ कॉस थीटा जो है ये उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इसलिए हम सिर्फ इसी कंपोनेंट को जो मार्क करेंगे इसी को ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वाई कंपोनेंट जो है वो हमारे वर्क में कोई भी हिस्सा नहीं डाल रहा। जो बॉडी मूव कर रही है वो सिर्फ एफ कॉस थीटा की वजह से मूव कर रही है। इस वजह से हमने देखा वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, क्योंकि हम इसका सिर्फ यही कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने लिखा एफ कॉस थीटा और एस का एस ही आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। कहता है कि अगर थीटा ज़ीरो हो, यानी अगर एंगल ज़ीरो हो, अगर एंगल ज़ीरो हो। अब एंगल ज़ीरो होने से क्या मुराद है, आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस बी सी डायरेक्शन में है और एस बी सी डायरेक्शन में है, कोई इनके दरमियान एंगल नहीं बन रहा। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये एस बी सी डायरेक्शन में है, इनके अंदर कोई भी एंगल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, इसीलिए जब हम कॉस के साथ ज़ीरो को पुट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर 1 आंसर आएगा तो हमारे पास डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा एफ एस, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एफ एस आ जाएगा, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, उसके ऊपर कुछ वर्क हो रहा है। देखिए कि आप ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो एक ब्लॉक है उसको एक सीधी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो उस पर जो वर्क होगा वो कितना होगा, एफ एस होगा। इसी तरह यहाँ पे उसने दूसरा केस बयान किया है कि दिस इज़ द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, वर्क एफ एस के इक्वल होगा। कहता है कि अगर इनके दरमियान थीटा की वैल्यू हम 90 कर दें, ऊपर हमने थीटा की वैल्यू 0 पढ़ी, यानी कि जो एफ का कंपोनेंट है और जो डिस्टेंस है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अगर इनके दरमियान 90 का जाविया बन रहा हो, अगर 90 के एंगल पे हैं, देन cos 90 इज इक्वल टू 0, तो cos 90 हमें पता है कितना होता है, 0 के बराबर होता है, विच मीन्स द फोर्स है 0। फिर फोर्स 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये देखिए cos 90 0 के बराबर है, cos 90 को जब हम लिखेंगे f के साथ तो f 0 हो जाएगा, इसलिए कोई भी वर्क जो है वो नहीं होगा। है जीरो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दस w इज इक्वल टू एफ एस। जब जीरो को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है उस सब को जीरो कर देता है। सो हमारे पास आंसर आ गया जीरो। अब यहाँ पे देखिए वर्क जो था वो वर्क जो है वो एफ एस के बराबर था, यानी कि वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे वर्क जो है वो जीरो के बराबर है। दिस इज द केस व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये आदमी है वो एक बैग को पकड़े जा रहा है, आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे भी, यानी कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर को है
और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90 है। सो अगर हम 90 को पुट करेंगे, 90 से क्या मुराद है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान 90 का ज़ाविया बन रहा है। जब हम कॉस को 90 के साथ ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, 0। आगे देखिए, दिस इज द केस व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट सजेस्ट दैट इफ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस दिस वर्क इज 0। ये बताता है हमें कि अगर कोई शख्स बैग पकड़े या कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े जा रहा है, यानी वो वर्क जो फोर्स जो है वो उससे ऊपर की जानिब लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस जानिब पे को है, तो इनके दरमियान 90 का ज़ाविया बनेगा, तो फिर जो है वर्क 0 होगा। बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू होल्ड द लोड इज अपवर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स आप हैंडल को पकड़े हुए जा रहे हैं वो क्या है, इज़ अपवर्ड, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड को है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, आगे को है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। आगे देखिए, द वर्क डन टू पुश एन ऑब्जेक्ट इन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। इसमें देखिए वो कह रहा है कि जब आप द वर्क डन, जो आप वर्क करते हैं टू पुश एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म को धकेलने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए, इन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट, यानी कि कहता है कि वर्क जो है वो सेम रहेगा, वर्क जो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में, ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में। आपको ऊपर डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं कि साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन किस साइड पे होता है। कैसा कि कहता है कि इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर चाहे आप ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाएं, प्रोवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड आर नॉट चेंज, यानी कि जो इनकी जो कीमतें हैं, जो फोर्स और फासले की, वो एक जैसी रहेंगी चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवाते हैं। यानी इसे क्या ज़ाहिर हुआ, इसे ये ज़ाहिर हुआ कि वर्क का ताल्लुक सिर्फ फोर्स और तय किए गए फासले से होता है, यानी फोर्स और डिस्टेंस से होता है। जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। ठीक है, आपने सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है वर्क में। पहली जो है वो फोर्स है और सेकंड वन इज़ क्या है, डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है फोर्स की डायरेक्शन में। आपने यहाँ पर डायरेक्शन को जो है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, या आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं करने लग जाना कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, चाहे आप किसी भी बॉडी को दाएं मूव करवाएं, बाएं करवाएं, आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क जो है वो हमारा एक जैसा ही होगा। इससे क्या मालूम हुआ कि डायरेक्शन मैटर नहीं करती और बाकी मैटर क्या करता है, सिर्फ फोर्स मैटर करती है और डिस्टेंस मैटर करती है। वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि जो वर्क है, हमने पहले सेकंड चैप्टर में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को रीड किया, जिसमें ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। स्केलर वो होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं, इसमें हम किसी भी जिस्म की जो डायरेक्शन है उसको नहीं देखते। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड को भी देखते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे वर्क के केस में हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे, सो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये होगी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। यानी कि जो वर्क है हमें सिर्फ मिकदार बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है और कितनी डिस्टेंस जो है उसको हमने कवर किया है। ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है। ठीक है, ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ है। ठीक है, अब आपने वर्क किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 20 जूल वर्क हुआ फ़लाँ जिस्म को धकेलने के लिए। तो अब देखिए, आप ये नहीं कह रहे कि 20 जूल वर्क किया फ़लाँ जिस्म को इस डायरेक्शन में धकेलने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्शन को नहीं बताते, सिर्फ आप किस जो है वर्क को बता रहे होते हैं कि इतनी एनर्जी लगी या इतनी फोर्स लगी किसी जिस्म को धकेलने के लिए, इसलिए आप इसके डायरेक्शन नहीं बता रहे होते। सो पता चला कि जो वर्क है वो हमें सिर्फ इतना बताती है कि कितना काम हुआ है, ये नहीं बताती कि किस डायरेक्शन में हुआ है, किस रुख में हुआ है। सो इसलिए इससे पता चला कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चैप्टर के इंट्रो को देखा, वर्क को हमने स्टडी किया और उसके बाद हमने वर्क की कुछ टर्म्स को देखा कि अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 हो जाए फिर वर्क पर क्या असर पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर फोर्स 0 हो जाए फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर जो फोर्स है वो किसी एंगल पर लग रही है तो फिर वर्क पर क्या असर पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर जो फोर्स है और
डिस्टेंस है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो यानी उनके दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो फिर वर्क पे क्या असर पड़ेगा। फिर हमने देखा कि अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हमने देखा कि जो ये वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये था स्टूडेंट्स इस यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।